नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BN अकाउंटिंग में। अ, चर्चा चल रही थी 12th के इकोनॉमिक्स की और चैप्टर नंबर 1 की हमने शुरुआत की थी और आलेख के विविध प्रकारों के विषय में हमने चर्चा की थी। अब जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वो अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग, इस मुद्दे की चर्चा हम संपूर्ण चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं कि आधुनिक युग या टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे हैं। एक दूसरे के साथ संपर्क कर रहे हैं आज, जैसे कि फ़ोन से संपर्क करते, सिनेमा की टिकटें बुक करते हैं हम फ़ोन से, संगीत सुनते, ड्राइविंग करते वक्त हम गूगल मैप से रास्ता पूछते हैं, अमेज़ॉन जैसी कंपनी से हम वस्तुएं खरीदते हैं, बिल का भुगतान करते हैं पेटीएम द्वारा। इन सब के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा में भी करते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल आप कर रहे हो टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा में, मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ। अर्थशास्त्र जीवन जीने की कला और विज्ञान से संबंधित शास्त्र है। यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार ज़रूर इस पे ध्यान रखिए। यह पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र कैसा शास्त्र है। तो जीवन जीने की कला और विज्ञान संबंधित शास्त्र है। मानव जीवन प्रत्येक समय बदलता रहता है, इसलिए सामान्य प्रजा एवं विशेषज्ञों को अपने लिए हमेशा नए नए परिवर्तनों की जानकारी रखनी पड़ती है और इसके लिए मानव को टेक्नोलॉजी का खूब मददरूप साबित होती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली टेक्नोलॉजी की जानकारी निम्न प्रकार से है। तो अर्थशास्त्र में किस प्रकार टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है, ये सारी की सारी चर्चा हम आज करेंगे। तो सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किस प्रकार से मदद रूप बनती है, इसके विषय में हम चर्चा करें तो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों अर्थशास्त्र के विद्यार्थी कंप्यूटर से अनजान नहीं है। हम विद्यालय में भी कंप्यूटर का उपयोग अधिक से अधिक करते हैं, यानी कभी कभी करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से विद्यार्थियों के घरों में भी कंप्यूटर होगा। अरे अब तो आपके फ़ोन में भी कंप्यूटर होता है और अध्ययन में कंप्यूटर का उपयोग विविध प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कंप्यूटर का उपयोग हम रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी सारी जगह करते हैं और फ़ोन में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर का जो सबसे पहला उपयोग है वो है प्रेजेंटेशन तैयार करने का उपयोग। ये जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पहले एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कंप्यूटर के उपयोग से मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया। तो चलिए इसके विषय में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांत या अटपटी सांख्यिकीय जानकारी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा खूब सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में अंदाजपत्र को समझने के लिए सिर्फ 3 ही स्लाइड बनाकर हम उसे समझ सकते हैं। एक स्लाइड में अंदाजपत्र का अर्थ और उसके खाते, दूसरी स्लाइड में अंदाजपत्र के खातों की जानकारी और तीसरी स्लाइड में अपने देश का अंदाजपत्र दर्शाकर पूरे प्रकरण को सरलता से समझ सकते हैं और उसे शीघ्रता से याद भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं आपके सामने स्लाइड्स लेके आता हूँ और एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ, उसी प्रकार प्रेजेंटेशन का कार्य होता है। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अर्थशास्त्र के अंदाजपत्र जैसे कठिन से कठिन विषय को समझने में भी कार्य करती है। तो प्रेजेंटेशन किस प्रकार बनता है उसकी एक छोटी सी झलक मैंने यहाँ पे आपको देखने के लिए रखी है। ये भाई साहब आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके यहाँ पे लेके आ गए हो और सभी व्यक्तियों को समझा रहे हैं। प्रेजेंटेशन में इन्होंने आलेख, चित्र आदि की स्लाइड्स बना के इन सबको समझाने का प्रयत्न किया है। तो यह था पहला कार्य। दूसरे कार्य की बात करें तो एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल में किस प्रकार से कार्य करती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अर्थशास्त्र में, उसके बारे में यदि चर्चा करें तो अर्थशास्त्र में बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग होता है। संशोधन करने वाले विशेषज्ञ अत्यंत बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय जानकारी की जांच करते हैं। जैसे कि जब हम भारत में छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादित चीज़ वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब हमें सांख्यिकीय चीज़ वस्तुओं के उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार की जानकारी कंप्यूटर प्रोग्राम की एक्सेल शीट से बनकर उसका उपयोग औसत संबंधित
विषय का अंक मूल्य यूनिट में प्राप्त कर सकते हैं। एक्सेल शीट यह सांख्यिकी की जानकारी को प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम है। प्राप्त जानकारी के लिए विविध प्रकार की आकृतियों को भी एक्सेल शीट में सफलतापूर्वक बताया जा सकता है। अब इसे एक उदाहरण के रूप में समझे तो यह है एक्सेल शीट। और एक्सेल शीट कार्य किस प्रकार करती है? आपके पास आई गई विविध जानकारियों को एक सरल रूप एक्सेल शीट दे देती है। अर्थशास्त्र में आने वाले विविध आंकड़ाकीय जानकारी को एक सरल रूप देने के लिए वो एक्सेल शीट का उपयोग करते हैं। एक्सेल शीट कुछ इस प्रकार से दिखती है जैसे कि आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। अगले कार्य की बात करें तो आकृति और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम, यानी जो कंप्यूटर होता है उसमें भी आकृति और आलेख बनाने का प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अपने प्रोग्राम है जिससे द्वारा अर्थशास्त्र के विविध आकृति और आलेख बनाए जा सकते हैं। सामान्य वर्ड फाइल में पूर्ति रेखा, मांग रेखा जैसी सरल आकृति बनाई जा सकती है। एक्सेल शीट द्वारा सांख्यिकी की जानकारी के लिए आकृति और आलेख के माप अनुपात में बनाए जा सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें किसी प्रकार की आकृति चाहिए और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग में है उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि आलेख की बात करें तो कंप्यूटर में आलेख कुछ इस प्रकार से दर्शाए जा सकते हैं जैसे कि 2006-2007 कुछ जानकारी हमने कंप्यूटर में आलेख के द्वारा दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आलेख और आकृति का उपयोग होता है। आगे यदि चर्चा करें तो अध्ययन सामग्री सुरक्षित करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव है, डिजी लॉकर है। ऐसे आधुनिक लॉकरों में हम इन सब जानकारियों का संग्रह करते हैं और आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता है। इसमें आप आपकी नोटबुक, किताबें सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। देखभाल की आवश्यकता इसमें होती नहीं है। नमी, दीमक, कीड़े आदि से इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता और ईमेल से भी सुरक्षित करके इस दुनिया के किसी भी छोर पर हम भेज भी सकते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन सामग्री को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और एक फाइल का चित्र मैंने यहाँ आपके सामने दर्शाने की कोशिश की कि इस प्रकार से हम फाइल में उसे सुरक्षित रख सकते हैं। अन्य साधन भी इसमें कार्य करते हैं। अन्य साधनों की बात करें तो SPSS सांख्यिकी सामग्री प्रोग्राम में, जैसे कि SPSS, साजम, ई-व्यूज, SAS इत्यादि असंख्य जानकारी के लिए असंख्य गणना करने के लिए असंख्य प्रोग्राम्स है जो आपको खूब ऊंची कीमत पर उपलब्ध होते हैं। और ऐसे प्रोग्राम को खरीदने का जो कार्य करती है वो संशोधन करने वाली संस्थाएं करती है, क्योंकि उनको ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत होती है। वहीं पे देखा जाए तो कुछ फ्री के प्रोग्राम्स भी होते हैं जैसे कि ग्रेटल, PSPP और R इत्यादि। यह संख्या गणना करने के कार्य करने वाले साधन है जो अर्थशास्त्र में उपयोग में लिए जाते हैं। आज के युग में कंप्यूटर के अधिकांश कार्य टैबलेट या मोबाइल फ़ोन द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। यह एक प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा है जो गणना करने में कार्य करता है और ऐसे प्रोग्रामों को काफ़ी ऊंची कीमतों पे खरीदा जाता है। यदि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से उपयोग से जो संबंधित भय स्थान की अगर चर्चा करें कि कौन कौन से भय स्थान यहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं, तो कंप्यूटर एक यंत्र है, यानी एक साधन है, वो अध्ययन सामग्री नहीं है। यानी कंप्यूटर एक साधन है, वह कोई अध्ययन सामग्री नहीं है। वह अध्ययन की प्रक्रिया सरल बनाने में सहयोग करता है। उसका उपयोग ज्ञान या अध्ययन के प्रतिस्थापन में नहीं हो सकता। यानी मैं फ़िलहाल आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो आप इससे केवल जानकारी ले सकते हो, केवल और केवल जानकारी, परंतु एक ज्ञान का प्रतिस्थापन कब होगा? जब मैं आपके सामने खड़ा होके पढ़ाऊँ। तो यह मात्र एक साधन है, वह अध्ययन को सरल बनाता है। ज्ञान और अध्ययन के प्रतिस्थापन में यह नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त हमें कंप्यूटर के प्रोग्राम से संबंधित जानकारी न हो तो हम गलत आकृति, आलेख, गलत औसत इत्यादि प्राप्त कर खुद को मुश्किल में डाल देते हैं। कई बार कंप्यूटर की सामग्री गलत जगह सेव की हो तो उसे डिलीट भी हो जाती है। यानी कंप्यूटर में हम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें रखकर कभी भूल भी जाते हैं, कभी डिलीट भी हो जाती है और हम काफ़ी सारी इसका दुरुपयोग भी कर सकते। तो ये था टेक्नोलॉजी द्वारा अर्थशास्त्र की समझ का पहला मुद्दा। दूसरे मुद्दे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।